नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्र प्रथम की सोच के कारण ब्रिटिश हुकूमत और हैदराबाद के निजामों से बहुत अत्याचार झेले। उन्होंने बताया कि आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार सहित कई स्वयंसेवकों को आजादी की लड़ाई के दौरान जेल में डाला गया था। पीएम मोदी ने बुधवार 1 अक्टूबर को आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आरएसएस समाज के अलग अलग वर्गों के साथ काम करता है, लेकिन इसकी सभी शाखाओं में कोई टकराव नहीं होता, क्योंकि संगठन का सिद्धांत है राष्ट्र पहले। पीएम मोदी ने कहा कि आरएसएस के स्वयंसेवक देश और सेवा और समाज सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करते रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 1963 में गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने गर्व के साथ भाग लिया था। ये डाक टिकट उसी योगदान को सम्मान देता है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कुछ लोगों ने आरएसएस को मुख्य धारा से दूर रखने की कोशिश की, जबकि संघ हमेशा वन इंडिया ग्रेट इंडिया की सोच के साथ खड़ा रहा। मोदी ने कहा कि भारत की आत्मा हमेशा विविधता में एकता रखती है। अगर ये सिद्धांत टूटता है तो देश कमजोर होता है। चुनौतियों के बावजूद आरएसएस मजबूती से काम कर रहा है और राष्ट्र सेवा में जुटा हुआ है। राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में विजयादशमी के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने शस्त्र पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार शाम को इसका विरोध किया तो पुलिस ने जाकर लाठीचार्ज कर दिया। तेज बारिश के बीच एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और एबीवीपी सदस्यों के बीच झड़पें हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति को नियंत्रित करने का दावा किया। इस घटना में कम से कम दर्जनों एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, जबकि 3 से अधिक कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं। वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। एबीवीपी ने इसे दशहरा उत्सव का हिस्सा बताया, लेकिन एनएसयूआई ने इसे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल के खिलाफ सांप्रदायिक प्रचार का प्रयास करार दिया। प्रदर्शनकारियों ने कार्यक्रम का पोस्टर फाड़ा और स्टेज को तोड़ने का प्रयास किया, जिसके जवाब में आरएसएस स्वयंसेवकों ने भी कथित तौर पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर डंडों से हमला किया। कई शीर्ष सेना और पुलिस के पूर्व अधिकारियों ने सरकार और दक्षिणपंथी इकोसिस्टम को लद्दाखियों को राष्ट्र विरोधी करार देने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लद्दाख के शांतिप्रिय लोगों को बदनाम किया जा रहा है, उससे गंभीर सुरक्षा नतीजे हो सकते हैं। लद्दाख में लेह एपेक्स बॉडी यानी एलएबी के नेतृत्व में आंदोलन हाल के दिनों में तेजी से बढ़ा है, जिसमें लद्दाखी नेताओं ने केंद्र के साथ प्रस्तावित बातचीत से इनकार कर दिया है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर विदेशी संबंधों का आरोप लगाने के लिए माफी की मांग की गई है। पूर्व मैनेजर जनरल जीडी बख्शी, जो कट्टर बीजेपी समर्थक रूप के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि देश इन नन्हे और देशभक्त लोगों को दूर करने का जोखिम नहीं उठा सकता। महत्वपूर्ण और रणनीतिक सीमावर्ती राज्य में रहते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लद्दाख के अस्तित्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लद्दाखियों की मांगे ना तो आपत्तिजनक और ना ही देश विरोधी हैं। वे संविधान की 6ठी अनुसूची चाहते हैं। इसमें क्या गलत है? बीजेपी ने इसका वादा किया था, हम इसे क्यों नहीं दे सकते? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दिलचस्पी पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेकर लगातार बनी हुई है। पिछले 3 महीनों में ट्रंप ने उनसे व्हाइट हाउस में 2 बार मुलाकात की है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें आसिम मुनीर की वो तारीफ बहुत पसंद आई, जिसमें मुनीर ने दावा किया था कि 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव रोककर ट्रंप ने कई जिंदगियां बचाई थी। ट्रंप ने यह भी बताया कि उनके ताकतवर चीफ ऑफ स्टाफ ने इस बयान को बहुत ही खूबसूरत बात कहा। भारत के लिए ये दौर आसान नहीं है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कई देशों के साथ कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ रही हैं। जो खुद को विश्वगुरु बताते थे और बड़े बड़े दावे करते थे, उनकी हकीकत अब सामने आ रही है। अमेरिकी सीनेट में सरकार को फंड उपलब्ध कराने के लिए डेमोक्रेट्स का प्रस्ताव खारिज हो गया। मतदान में ये बिल 47 बनाम 53 से पास नहीं हो पाया। ये प्रस्ताव सरकार को शटडाउन से बचाने की कोशिश थी, लेकिन 100 सदस्यीय सदन में इसे आवश्यक 60 मतों का समर्थन नहीं मिल सका। इसके बाद रिपब्लिकन का फंडिंग बिल भी 55-45 से खारिज हो गया। इसके बाद व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर शटडाउन का काउंटडाउन क्लॉक लगाया गया। पेज पर से डेमोक्रेट शटडाउन बताते हुए लिखा गया कि लोग डेमोक्रेट्स से सहमत नहीं हैं। दरअसल अमेरिकी सरकार को चलाने के लिए हर साल बजट पास कराना जरूरी होता है। अगर सीनेट और हाउस किसी वजह से सहमत नहीं होते और फंडिंग बिल पास नहीं होता तो सरकारी एजेंसियों को वेतन नहीं मिल पाता। नतीजतन नॉन एसेंशियल सेवाएं और दफ्तर बंद हो जाते हैं। इसे ही शटडाउन कहा जाता है। इस बीच डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक दूसरे पर
शटडाउन की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। हालांकि अब अमेरिका शटडाउन शुरू हो गया है, कामकाज ठप होने की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका की सरकार आधिकारिक तौर पर बंद हो गई है। मंगलवार रात तक फंडिंग बढ़ाने के लिए जो वोट होना था वो अमेरिकी सीनेट में पास नहीं हो पाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाया था कि उनकी वजह से शटडाउन हुआ है। उन्होंने संकेत दिया कि वो सरकारी कर्मचारियों को और ज्यादा समय तक बाहर रखने का फैसला भी ले सकते हैं। बुधवार से अमेरिका के ज्यादातर सरकारी विभाग बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे पुलिस, कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, कुछ मेडिकल और इमरजेंसी काम जारी रहेंगे। बाकी विभागों में काम अस्थायी रूप से रोक दिए जाएंगे। बिहार एसआईआर पर सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि ड्राफ्ट सूची के 7,24,00,000 में से काटे गए 3,66,000 और जोड़े गए 21,53,000 तो कुल हुए 7,42,00,000। असली सवाल यह है कि जब 1 सितंबर तक सिर्फ 16,93,000 नए वोटर के आवेदन आए थे और उसके बाद के आवेदन फाइनल लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते, तो 21,53,000 नए नाम कहां से जुड़ गए। बाकी लोग भी कह रहे हैं कि एसआईआर का आंकड़ा बिहार वालों के लिए पहली बन गया है। पटना के रिपोर्टर से राजनीतिक दल के नेता परेशान हैं। गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में अंतिम वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद विपक्षी महागठबंधन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य महागठबंधन घटकों ने दावा किया कि कम से कम 10,000 मतदाताओं के नाम हर विधानसभा क्षेत्र से उड़ा दिए गए। चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को जारी अंतिम मतदाता सूची में बिहार के कुल 7,42,00,000 मतदाता दर्ज किए गए हैं। जून में शुरू हुए एसआईआर अभियान के बाद ये संख्या 47 लाख से अधिक घटी है, लेकिन अगस्त में जारी ड्राफ्ट सूची के 7.24 करोड़ से वृद्धि हुई है। ड्राफ्ट में 65 लाख नाम गैर हाजिर यानी स्थानांतरित या मृत बताकर हटा दिए गए थे। दावा और आपत्ति चरण के बाद 21.53 लाख योग्य वोटर्स को जोड़ा गया, जबकि 3.66 लाख नाम हटाए गए। आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि अंतिम सूची ने समाज के गरीब, वंचित और हाशिए पर पड़े वर्गों के मताधिकार पर कुठाराघात किया है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह आदि यादव ने आरोप लगाया, हमारे जबरदस्त प्रयासों के बावजूद गरीबों, दलितों, अति पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्गों के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए। हमने देखा कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10,000 नाम हटाए गए हैं, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि फॉर्म 6 जमा करने वाले लोगों के नाम भी नहीं जोड़े गए। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को बड़ा धोखा करार दिया। राजद नेता चितरंजन गगन ने कहा कि वो अंतिम वोटर लिस्ट का अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही इस पर प्रतिक्रिया देंगे। गगन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर चुनाव आयोग ने हमें उन लोगों के नाम जोड़ने का विकल्प दिया है जो अभी भी अंतिम मतदाता सूची से बाहर रखे गए हैं। अगर हमारी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो हम फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस ने अंतिम सूची की आलोचना करते हुए एसआईआर को ढोंग करार दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि एसआईआर शुरू से ही एक दिखावा रही है। रेल हादसों में 2023 में 21,803 लोगों की मौत हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में देश में कुल 24,678 रेल हादसे हुए, जिनमें 21,803 लोगों की जान गई। सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हुई। 74.9% हादसे ट्रेन से गिरने या ट्रैक पर लोगों के चढ़ जाने से हुए। कुल 18,480 हादसे ऐसे रहे, इनमें 15,878 लोगों की मौत हुई। 56 हादसे ड्राइवर की गलती से हुए। 43 हादसे तकनीकी खामियों के कारण हुए। रेल हादसों पर एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर टीएमसी हमलावर हो गई है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि प्रधानमंत्री और पार्ट टाइम रेल मंत्री को संबोधित 25,000 रेल हादसों में 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है, ये अपराध जैसा है। सिर्फ एक साल में 25,000 रेल हादसे और 21,000 मौतें। इसके अलावा टीएमसी नेता साकेत गोखले ने कहा है कि मोदी और उनके रेल मंत्री बुलेट ट्रेन और वंदे नमो भारत जैसे पीआर प्रोजेक्ट्स में लगे हैं, जबकि भारतीय रेल आम लोगों के लिए मौत का जाल बनती जा रही है। हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि हर महीने लगभग 2,000 लोग ट्रेन हादसों में मर रहे हैं। 1 अक्टूबर 2025 से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 16 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है।
हालांकि 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में इस सिलेंडर की कीमत में 15 रुपए का इजाफा किया गया है, जो अब आज से 1580 रुपए की जगह 1595 रुपए में मिल रहा है। कोलकाता में यही सिलेंडर 16 रुपए महंगा होकर अब 1700 रुपए में उपलब्ध है। असम पुलिस बुधवार को सुबह जुबिन गर्ग के मैनेजर और एक इवेंट के आयोजक को गिरफ्तार करके गुवाहाटी ले गई। जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को गुरुग्राम से लगभग सुबह 1:30 बजे गिरफ्तार किया गया। वहीं 4th नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंता, जहां लीड सिंगर कंपोजर जुबिन गर्ग को परफॉर्म करना था, उनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। वो सिंगापुर से मंगलवार रात लौटे थे। पुलिस का कहना है कि दोनों गिरफ्तारियां आगे की जांच के लिए की गई हैं। जांच जारी है। लद्दाख के लेह शहर में 24 सितंबर को हुए हिंसक झड़पों में 4 आम लोगों की मौत के बाद पहली बार मंगलवार को कर्फ्यू में ढील दी गई। राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर प्रदर्शन हिंसक हो गया था। हालात सामान्य करने की कोशिशों के बीच एक बड़ा राजनीतिक मोड़ आया। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए ने केंद्र सरकार के साथ 6 अक्टूबर को होने वाली बातचीत से खुद को अलग करने का फैसला किया। यह फैसला ऐसे समय आया जब लेह एपेक्स बॉडी यानी एलएबी ने भी एक दिन पहले ही बातचीत का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। लद्दाख प्रशासन ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशासन का कहना है कि वांगचुक ने कई बार लोगों को तिब्बत की तरह आत्मदाह करने की बात कही। प्रशासन ने बताया कि उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में सभी दस्तावेज उन्हें सौंप दिए गए हैं। फिलहाल वो राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। वांगचुक की पत्नी गीता अंजलि अंगामो का कहना है कि अभी तक ना तो उनकी अपने पति से बात हो पाई है और ना ही उन्हें गिरफ्तारी आदेश की कॉपी मिली है। बरेली पुलिस ने इस्लामी धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा के बड़े भाई मन्नानी मियां के दामाद मौलाना मोहसिन रजा को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई 26 सितंबर को हुई हिंसक झड़प के मामले में की गई है। प्रशासन ने मोहसिन रजा से जुड़े कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू की। इनमें नाले के ऊपर कब्जा करके बनाया गया गैराज प्रमुख है। इसके अलावा मौलाना तौकीर रजा के एक अन्य सहयोगी हाजी शराफत खान के मैरिज लोन को भी सील कर दिया गया है। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि 26 सितंबर को पुलिस दल पर हमला करने वाले 16 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला तो यह अमेरिका के लिए बेइज्जती होगी। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने कई युद्धों को खत्म कराने में बड़ी भूमिका निभाई है। ट्रंप ने यह बयान उस समय दिया जब उन्होंने गजा युद्ध को खत्म करने के लिए अपनी नई शांति योजना की घोषणा की। अपने भाषण में ट्रंप ने कहा कि मुझे नोबेल मिलेगा? बिल्कुल नहीं, वो किसी ऐसे आदमी को देंगे जिसने कुछ नहीं किया। अगर मेरा देश ये इनाम नहीं पाता तो ये बहुत बड़ा अपमान होगा। मैं अपने लिए नहीं, देश के लिए चाहता हूँ। ट्रंप ने दावा किया कि जनवरी में दोबारा पद संभालने के लिए बाद से उन्होंने 7 युद्ध सुलझा दिए हैं। बता दें, ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना उन्हें पसंद नहीं आया था। बता दें, नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान 10 अक्टूबर को होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हमास के पास गजा सीज फायर प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए सिर्फ 3 से 4 दिन बचे हैं। उन्होंने दावा किया कि इजराइल और कई अरब देशों के नेता इस प्लान को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, अगर हमास ने ये प्लान नहीं माना तो इसका बहुत दुखद अंत होगा। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने इस शांति योजना को स्वीकार कर लिया है। दोनों नेताओं की मुलाकात वॉशिंगटन डीसी में सोमवार को हुई थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मंगलवार को आईसीसी महिला विश्व कप में अपना सफर जीत से शुरू किया। पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 59 रन से हराया। बारिश के कारण डकवर्थ लुईस नियम से मैच 50 की बजाय 47 ओवर का रखा गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.